जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक। हाल ही ब्रिक्स का जो मीटिंग संपन्न हुआ, इस मीटिंग में तीन देश कौन थे? रूस, इंडिया और चीन एक साथ आ गए। और एक साथ लाने वाला देश कौन था? रूस था। और जो ब्रिक्स का मीटिंग संपन्न हुआ, ये रूस की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। और रूस जो है भारत और चीन को एक साथ लाने में कामयाब हो गया। और इन तीनों को एक साथ देखकर अमेरिका परेशान हो गया। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ समझेंगे ब्रिक्स का मीटिंग किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। देखिए, मोदी जी क्या है? मोदी जी भारत के राष्ट्राध्यक्ष पीएम है, जो कि रूस में पहुंचे थे। और रूस के जो राष्ट्रपति है पुतिन थे। और इसके साथ साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंचे थे। ये ऐसे जो है बड़े राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष जो है रूस के राजधानी कजान में पहुंचे थे। ठीक है, और इनको एक साथ देख अमेरिका परेशान हो गया। ऐसा अमेरिका की परेशानी की बात क्यों है? क्योंकि ये तीनों देश जो है अमेरिका के विरोधी देश है। रूस तो विरोधी देश है, चीन भी विरोधी देश है। इसके साथ साथ इंडिया एक ऐसा देश है जो कि दोनों की तरफ से बैलेंस बनाकर चलता है। ठीक, इसके साथ साथ इस मीटिंग में जो ब्रिक्स का मीटिंग संपन्न हुआ, इस मीटिंग में कुछ ऐसे फैसले लिए गए कि आने वाले समय में जो अमेरिका के जो हेजोमोनी है, जो मनमानी करता है, उसको किस प्रकार से समाप्त किया गया है। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां पर पहुंचे थे। और इसके साथ साथ इनके साथ भारत के विदेश मंत्री, विदेश सचिव भी इस मीटिंग में पहुंचे थे। तो ये मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण। और इस मीटिंग में ब्रिक्स जो मीटिंग है 16वें नंबर का मीटिंग है, जो कि इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। इसके वर्तमान में जो सदस्य की बात करें तो 9 सदस्य हैं। ठीक है, और इसमें जो इस मीटिंग में पहुंचे थे लगभग 28 देशों से अधिक राष्ट्राध्यक्ष थे। जैसे इंडिया के प्रधानमंत्री जी, रूस हो गए, जापान, चीन हो गया, ईरान हो गया, तुर्की हो गया, इजिप्ट हो गया, यूएई हो गया। ऐसे बहुत से बड़े देश है जहां के राष्ट्राध्यक्ष थे। और इनकी जो संपन्न हुई थी ब्रिक्स की मीटिंग, ये जो है रूस के शहर कजान शहर में संपन्न हुई। ये किस मीटिंग था? तो रूस के कजान शहर में हुआ था। ये बहुत ही बड़ी मीटिंग थी। और ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में लगभग पूरे पॉपुलेशन का 43% जो है ये प्रतिनिधित्व करता है, ये समूह। इसके साथ जीडीपी की बात करेंगे तो 37% जो है इस जीडीपी में आते हैं। ठीक है, तो ये मीटिंग हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ था। और इस मीटिंग की क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई तो आज हम लोग समझेंगे। देखिए, यहां पर क्या है, न्यूज क्या है, टॉप न्यूज में जो ब्रिक्स का मीटिंग ये चर्चा में है। व्लादिमीर पुतिन होस्ट ब्रिक्स समिट सो वेस्टर्न प्रेशर नॉट वर्किंग। ठीक, यानी यहां पर कहा गया है कि जो है जो रूस के जो है इसका मीटिंग जो है व्लादिमीर पुतिन के जो है संपन्न हुई। और यहां पर वेस्टर्न प्रेशर नॉट वर्किंग, यानी यहां पर जो वेस्टर्न मीडिया है इनका जो है वेस्टर्न का जो है कोई प्रेशर नहीं देखने को मिला। ब्रिक्स मीटिंग समिट व्हाट द टेबल एज द पुतिन होस्ट मोदी शी जिनपिंग चैलेंज। यानी यहां पर इस मीटिंग में पुतिन ने जो दो देश ऐसे विरोधी देश हैं जैसे इंडिया और चाइना को एक साथ टेबल टॉप पर ला दिए। ठीक, ये मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, इसके साथ साथ इन द मीटिंग द पीएम पुतिन मोदी एंड पुश द पीसफुल सॉल्यूशन ऑफ द यूक्रेन वार। इसके साथ इस मीटिंग में मोदी और व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन वार पर भी चर्चा की है। ठीक है, क्या है रसिया ब्रिक्स समिट व्हाट द एजेंडा एंड द व्हाई द मैटर टू द पुतिन। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का चर्चा जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अक्टूबर को पहुंचे थे। देखिए, ये मीटिंग जो है 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर चले। तो भारत के प्रधानमंत्री 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को इस मीटिंग में सम्मिलित होने के पहुंचे थे। इनके साथ साथ विदेश मंत्री और इनके जो डेलीगेट है ये भी सभी लोग पहुंचे थे। और भारत का जो प्रधानमंत्री गया था, इनकी स्वागत भव्य की तरीके से स्वागत हुआ। और इनके स्वागत में रूस का जो ट्रेडिशनल है, जो पारंपरिक है कि मीठा और नमकीन के साथ स्वागत किया जाता है, उसी प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया गया, वेलकम किया गया था। और ग्रैंड वेलकम था। ठीक है, ये रूस के कजान शहर में भारत के प्रधानमंत्री जो है 22 और से 23 अक्टूबर तक रूस में संपन्न थे, वहां पहुंचे थे। हालांकि ये मीटिंग 22 से 24 अक्टूबर संपन्न हुए। और इस मीटिंग में जो भारत के प्रधानमंत्री जो है यहां पर व्लादिमीर पुतिन से मिले। ठीक है, और इनके बीच में जो यूक्रेन का मुद्दा था उस पर भी बात की है कि पीस और बात के द्वारा इसको संपन्न किया जाए। इसके साथ साथ इस मीटिंग में जो है द्विपक्षीय जो आमने सामने टेबल टॉक हुए। देखिए, यहां पर देखिए मोदी जी है, बगल में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर है, इनके ठीक सामने है रूस के राष्ट्रपति और उसके
इसके साथ साथ उनके विदेश मंत्री हैं, यानी एक टेबल टॉक को थे। इसके साथ जो लोग गए थे, ऐसा नहीं कि मोदी जी और विदेश मंत्री गए थे, ये सारे एलिगेट गए थे, जो कि एक दूसरे के किस प्रकार से साझेदारी किया जाए, इन सभी बातों पर चर्चा हुई थी। इसके साथ साथ भारत की प्रधानमंत्री के मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी हुई, और इनमें भी चर्चा हुई। इसके साथ साथ ये बात हुई जो कि हमारे बॉर्डर पर जो कलेश हो रहा, जो बॉर्डर पर जो इश्यू है, उसको किस प्रकार से समाप्त किया जाए। और इन दोनों को साथ लाने वाले जो राष्ट्रपति हैं वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन है, जो कि इन दोनों को एक साथ टेबल टॉक कराए। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके साथ साथ भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है ईरान के राष्ट्रपति पेजिशकियान से बात की, और इनके द्वारा ही इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर भी बात हुई। देखिए, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है? रूस के द्वारा, रूस से जो है ईरान तक रेल के माध्यम से जो ट्रांसपोर्ट लाया जाता है उसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहा जाता है। उस पर भी विधिवत चर्चा हुई। और उसके साथ साथ जो भारत ने जो पोर्ट लिया था ईरान में, चाबहार पोर्ट, उस पर भी काफी चर्चा की बात हुई। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण संपन्न हुई मीटिंग। इसके साथ साथ ये सभी जो है जितने भी वहां के सदस्य पहुंचे थे, वर्तमान में 9 सदस्य हैं, इन सभी का तस्वीर है। ठीक है, देखिए अब समझते हैं कि इस मीटिंग में क्या महत्वपूर्ण बातें हुई। देखिए, और यहां पर जिसकी आपको थंबनेल देखे थे कि यहां पर जो अमेरिका की मनमानी को किस प्रकार से इसके समाप्त किया जाए, इसकी किस प्रकार से चर्चा हुई। देखिए, इस मीटिंग में जो होस्ट करता था रूस के द्वारा होस्ट किया गया। तो ब्रिक्स में देशों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय भुगतान सिस्टम प्रणाली बनाने की गई, इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम पर बात की गई। ठीक, इसके साथ साथ इसका उद्देश्य यह है कि पश्चिमी जो प्रभुत्व वाले देश है या वित्तीय प्रणाली है उसको समाप्त किया जाए। इसमें जो फाइनेंस सिस्टम है, फाइनेंस सिस्टम को किस प्रकार से वेस्टर्न मीडिया है वेस्टर्न देश से प्रभावित न हो, इस प्रकार से बात की गई। यानी क्या की वेस्टर्न पश्चिमी प्रभुत्व, यानी जहां पर पश्चिमी प्रभुत्व में किसकी हिस्सेदारी है या किसकी जो जोर जाता है अमेरिका की, उसको किस प्रकार से बाइकाट किया जाए। ठीक, इसके साथ साथ यहां पर देखिए जो वेस्टर्न मीडिया है या तो वेस्टर्न देश है उनमें क्यों प्रभाविकारी होता है, क्योंकि WTO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या वर्ल्ड बैंक की बात करें या IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। देखिए, अब जो वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, ये जो पैसे देता है। अब यानी जो अगर किसी पूरे विश्व में तो पैसे की बात करें तो वर्ल्ड बैंक पूरे पैसा देता है, और पैसा देता है अमेरिकी डॉलर में। क्यों देता है? क्योंकि इस वर्ल्ड बैंक में सर्वाधिक जो इनकम है, जो पैसा है, ये अमेरिका की और अमेरिका समर्थित देशों की है। इस बैंक में, किसमें? वर्ल्ड बैंक में। इसकी जो है हेडक्वार्टर क्या अमेरिका में है। इसी प्रकार जो IMF है, ये किसी देश की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ती है तो ये पैसा देता है, और ये भी जो है अमेरिका में। और इन दोनों देश से अगर कोई भी देश इनसे लोन लेता है या उधार लेता है, कर्ज लेता है, ठीक है, तो ये अमेरिकी डॉलर में पेमेंट करता है। यानी अगर कोई भी देश की रुपया है या कोई भी रुपया है कि कोई भी इनकम पैसा है, उसको क्या डॉलर ही मिलेगा, और उसको भुगतान भी करना है, इसको वापस भी करना पड़ेगा तो डॉलर में। यानी एक प्रकार का देखेंगे तो डॉलर जो है मजबूत होता है। क्यों मजबूत होता है? क्योंकि पूरे विश्व में जो है वर्ल्ड में सबसे पैसे वाला है, और किसी को लोन देता है तो डॉलर में देगा और वापस भी लेगा तो डॉलर में लेगा। इसके कारण से अमेरिका जो है अपनी मनमानी करता है, जिस देश को चाहता है उस देश को पैसा देता है और अपनी बातें मनवाता है। तो यहां पर जो अमेरिका का कि जो मनमानी चलता है उसको बाईपास करते हुए जो ब्रिक्स समिट में इसमें कहा गया कि जो हमारा पुराना न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसको NDB के नाम से NDB, ठीक है, NDB के नाम जानते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये जो है इसको वर्ल्ड बैंक के स्थान पर इसको प्रमोट किया जाएगा। यानी वर्ल्ड बैंक जिस प्रकार से पैसा देता है उसी प्रकार से हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे, जो कि ऑलरेडी बना हुआ, इसमें पैसा भी है, लगभग इसमें 100 बिलियन से ऊपर इसमें पैसा है, और इसको वर्ल्ड बैंक की तर्ज पर काम किया जाएगा। और दूसरा बैंक होगा कंटिन्यू रिजर्व अरेंजमेंट, ठीक, एक क्या नया बैंक होगा, और इसमें जो है IMF की तरह जिस तरह से IMF काम करता है, सडनली के लिए पैसा देता है, एकाएक अगर कोई इमरजेंसी हो जाए उसके लिए जो है IMF देता है, उसी प्रकार से अगर ब्रिक्स के देश अगर किसी को आवश्यकता पड़ती है सडनली पैसे के लिए तो हम कंटिन्यू रिजर्व अरेंजमेंट से दिया जाए। नहीं, हम पूरी तरह से जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उससे क्या अलग हो जाए। अलग होना मतलब कि पैसे की, क्योंकि अगर आपके पास पैसे के सोर्स है तो आपके पास देश भी है। तो इसी के कारण से जो ब्रिक्स में लगभग 28 से 30 ऐसे देश है जो कि इंटरेस्टेड है कि इसमें इसका सदस्य बन जाए। वर्तमान में 9 देश हैं जो कि इसके सदस्य हैं।
तो ठीक है, तो यहां पर इस बात हुई कि इसी की बात हुई कि हम यहां पर जो एक नए प्रणाली की सिस्टम की बात करेंगे, एक नए प्रकार के यहां पर होगा जिस प्रकार से अमेरिका का जो प्रभुत्व उसको समाप्त किया जाए और अपने जो रुपया है उसमें यह बात किया जाए। ठीक, इसके साथ यह प्रस्ताव तब लाया गया जब रूस ने वर्तमान में विश्व का समूह का नेतृत्व कर रहा है, अध्यक्ष है। इसके साथ इसमें इस कदम उठाने से माध्यम से कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो आईएमएफ है और इसके साथ वित्तीय फाइनेंशियल संस्थानों जो है उसको यहां पर किस प्रकार से दूर किया जाए, उसकी क्या बाईपास किया जाए। ठीक, इसके साथ ब्रिक्स ने, ब्रिक्स की बातें कितने देश हैं, तो इसकी स्थापना सन 2000 हुई थी। देखिए ब्रिक्स इसके नाम के पीछे सीधा, बी से ब्राजील हो गया, ठीक है, आर से हो गया रसिया हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से चीन हो गया, एस से हो गया साउथ। तो वर्तमान में जो 5 देश थे, लेकिन 2024 में 4 देश और ऐड हो गए जिनका नाम नीचे है। कौन कौन देश है? मिस्र हो गया, इथियोपिया हो गया, ईरान हो गया, संयुक्त अरब अमीरात जिसको यूएई बोलते हैं। ये दोनों जो है 2024 में सम्मिलित हो गए। तो वर्तमान में टोटल 9 देश हैं जो कि ब्रिक्स के मेंबर हैं, ठीक है। और इसमें पूरी वैश्विक जो जीडीपी है उसका लगभग 37% ये नेतृत्व करता है। तो ब्रिक्स जो है आने वाले समय बहुत ही बड़ी एक संस्था बनकर उभरेगी और लगभग पूरे विश्व की पॉपुलेशन का 43% ये अपना प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में स्थापना होती। उस समय जो है केवल 4 देश थे। उस समय जो है ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना थे। ठीक, और ब्रिक्स, ब्रिक का मतलब क्या? ब्रिक माने ईट होता है। और इसका नाम किसने दिया था? इसका जो नाम है 2001 में जो है ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था जिम ओनिल थे, इन्हीं ने, इनके द्वारा इस शब्द का नाम दिया गया था ब्रिक्स। और हिंदी में क्या इसको ईट का बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ईट, ब्रिक। ठीक है, तो और आगे चलकर इसका नाम ब्रिक्स हो गया जब साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हो गया। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका जो है 2010 में इसमें ऐड होने से इसका नाम हो गया ब्रिक्स, BRICS। ठीक, पहले ब्रिक था, ब्रिक्स था, और 2010 में साउथ अफ्रीका जोड़ने से इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ठीक है, तो वर्तमान में 9 देश है, ये 5 देश ये हो गए। ठीक, इसके साथ साथ जो है मिस्र हो गया, इजिप्ट हो गया, यूएई हो गया, ईरान हो गया, 4 देश इसमें ऐड हो गए। ठीक है, और बात करें पूरे विश्व की, ठीक है, क्योंकि विश्व की 43 जो आबादी है इसमें निहित है और लगभग 35% जो है वैश्विक जीडीपी का ये आपका प्रतिनिधित्व करता है। और बात करें पूरे भूमि का लैंड जो है 32% लैंड जो है ये आपका प्रतिनिधित्व करता है ब्रिक्स। इसके साथ साथ 20% जो है वैश्विक निर्यात का जो है सदस्य देश है। यानी ये जो ब्रिक्स है आने वाले समय में बहुत ही बड़ी संस्था उभर के आएगी। और इसकी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जितने भी देश हैं वो अमेरिका विरोधी या जिसका अमेरिका से अच्छे से नहीं बनता वो इसमें सम्मिलित है। जैसे रूस हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, आपका साउथ अफ्रीका हो गया, ईरान हो गया, इजिप्ट हो गया, यूएई हो गया, ऐसे जैसे जो कि अमेरिका के एंटी या के अमेरिका के प्रभुत्व वाले नहीं है। ठीक है, ये इसको जिस प्रकार से वेस्टर्न वर्ल्ड कहा जाता है इसी प्रकार इसको ईस्ट कहा जाता है। ये पूर्वी हिस्से का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन बनकर उभरेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो सिस्टम है। यहां बात हुई एक ब्रिक्स पे की बात। क्या हुई? देखिए महत्वपूर्ण क्या है, ब्रिक्स पे सिस्टम की बात हुई। जिस प्रकार से गूगल पे होता है, यूपीआई पे होता है, उसी प्रकार से ब्रिक्स पे यानी कहा गया जो जितने ब्रिक्स के देश हैं एक ऐसा गेटवे बनाए, एक ऐसा सिस्टम बनाए, एक ऐसा रुपया बनाए जो अपनी लोकल करेंसी में आदान प्रदान किया जाए। उसे सिस्टम प्रणाली में कहा गया, प्रस्तावित प्रणाली में जिसे ब्रिक्स पे के नाम से जानते। किसके नाम जानेंगे? ब्रिक्स पे के नाम से जानेंगे, जो आने वाले समय में बात होगा। और मौजूदा सिस्टम जैसे स्विफ्ट होता है। स्विफ्ट क्या है? ये अमेरिका के द्वारा बनाया हुआ एक सिस्टम है। स्विफ्ट मानी आपको विदेशी में कोई विदेश अमेरिका से कोई चीज परचेस करना है तो आप जो ट्रांजेक्शन करेंगे पैसा वो स्विफ्ट के माध्यम से जाएगा। जो इंफॉर्मेशन पहुंचेगा स्विफ्ट के माध्यम से पहुंचेगा। जैसे इंडिया में अगर कोई पेमेंट करते हैं, यूपीआई पेमेंट करते हैं, तो उसकी किसके निर्देशन होता है? आरबीआई को होता है। उसी प्रकार से अगर इंटरनेशनल में कोई भी पेमेंट करते हैं तो स्विफ्ट के माध्यम से होता है। यानी स्विफ्ट क्या है? एक प्रकार का इंटरनेशनल पेमेंट का जो गेटवे है उसके माध्यम से इंफॉर्मेशन पहुंचाता है वो स्विफ्ट के माध्यम से पहुंचाता है। तो स्विफ्ट जो है बनाया गया वो अमेरिका के द्वारा बनाया गया है, एक ब्लॉकचेन है। और इसी में बात हुई कि इसकी जो गेटवे जो स्विफ्ट है इसको बाईपास करते हुए एक नए प्रकार की स्विफ्ट बनाया जाए जो कि ब्रिक्स देशों के लोकल करेंसी में बात हो। क्योंकि यहां पर स्विफ्ट के माध्यम से जो होता है ये जो 5 करेंसी है, चाहे डॉलर है, डॉलर को प्रमोट करता है। लेकिन अगर ब्रिक्स के देश में अगर लोकल करेंसी की बात होगी तो सभी देश को हितकारी होगी। ठीक, जैसे यहां पर कहा गया इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई। यह सिस्टम प्रारी ब्रिक्स देशों के पहले से मौजूद नेटवर्कों का उपयोग करेगा। जैसे भारत में यूपीआई सिस्टम, उसी प्रकार जो है अमेरिका का मेल सिस्टम है।
ठीक है। तो इंडिया का यूपीआई सिस्टम है, जिसको यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम कहते हैं, यूपीआई कहते हैं। रूस का मील है। इसी प्रकार जितने भी देश का इंटर नेटवर्क सिस्टम है उसका यूज कर लोकल करेंसी में बात किया, जैसे कि इंडिया का रुपया में बात हो, यानी इन देशों को जो मुद्रा होगी, जैसे कि जो भी सुविधा होगी, जैसे भारत का रुपया में बात हो, रूस का रूबल में चेंजिंग हो, चीन का युआन में हो, ब्राजील का रियाल में हो, और दक्षिण अफ्रीका का रैंड में, यानी जितने भी सदस्य देश हैं अपने लोकल करेंसी के माध्यम से एक्सचेंज हुए। इससे क्या होगा, इन देशों का जो रुपया है या जो इनकम है, जो पैसा है, वो भी उसकी वैल्यू बढ़ेगा। और इसके साथ जो अमेरिकी जो डॉलर है उसको डॉलराइजेशन होगा। डॉलराइजेशन मतलब अमेरिका का जो डॉलर है उसका प्रयोग कम किया जाएगा और अमेरिका पर जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म करने का एक प्रकार का सिस्टम है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी के माध्यम से जो है अमेरिका को चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है। इसके साथ साथ जो ब्रिक्स का लाभ क्या होगा, लाभ यह है कि इसमें जो इसका जो पेमेंट सिस्टम होगा काफी तेज और सस्ता होगा। लेकिन हम अगर स्विफ्ट के माध्यम से करते हैं तो पहले हमको क्या है, वो महंगा भी पड़ता है और इसमें जो है अमेरिका का जो हाथ होता है या अमेरिका अपने कब्जे में रखा रहता है। लेकिन अगर हम ब्रिक्स के माध्यम से, जो ब्रिक्स पे है इसके माध्यम से करेंगे तो हम अपनी लोकल करेंसी में इंफॉर्मेशन चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए इंडिया का रुपया है, हम रूस से व्यापार करते हैं तो इंडिया रूस को रुपया दे देगा और जो रूस है इंडिया को रूबल दे देगा। या कहें हम पेमेंट करते हैं चीन को तो हम इंडिया को रूस को युआन देते हैं तो और रूस चीन हमसे रुपया ले लेता है। यानी हम अपन लोकल करेंसी में अगर एक्सचेंज करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है बढ़ेगी। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ये ब्रिक्स मीटिंग जो है अमेरिका के लिए चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि इसमें पूरे विश्व की लगभग 43% जीडीपी पॉपुलेशन निवेश करती है। इसके साथ साथ लगभग 37% क्या है इसमें जीडीपी है और पूरे भौगोलिक बात करेंगे तो लगभग इसमें 28% जो है पूरे भौगोलिक जो क्षेत्रफल है इसमें कब्जा करते हैं। ठीक, ये आने वाले समय में ये जो है इन अमेरिका को एक चैलेंज देने वाला है। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।